नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी की गई। हालांकि घर यह कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और पूरे इलाके को सील कर दिया गया, पर ताला लगा हुआ है। छापेमारी के दौरान एजेंसियों को कोई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और निजी फाइलें मिली हैं। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली में हुए धमाके और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटकों को बीच कुछ कड़ियां जुड़ सकती हैं। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या डॉक्टर परवेज का किसी संदिग्ध नेटवर्क से कोई संपर्क था या नहीं। छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज घर पर मौजूद नहीं था। टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर के ठिकाने का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एजेंसियों ने उनके संभावित ठिकानों की खोज शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या डॉक्टर को पहले से इस कार्रवाई की भनक लग गई थी। दिल्ली धमाकों से सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा। जांच एजेंसियां अब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इस वारदात में शामिल किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। सभी सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। एपीएन न्यूज ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा से खास बातचीत की। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं, मामले की जांच हो रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या स्थितियां रहीं जो इस तरह का धमाका हुआ, उसके पीछे किसका हाथ है। बहरहाल इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, एक लंबे अरसे बाद ऐसी घटना देखने को मिली होगी राजधानी दिल्ली में, क्या ये सुरक्षा की चूक है? क्योंकि जिस तरह से लगातार छापेमारी की गई थी, जिस तरह से लगातार आतंकी पकड़ में आ रहे थे, उसके बाद ये घटना हुई है। जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये आतंकवादियों की बौखलाहट का नतीजा है। लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, तो बौखलाहट में आकर के घटना हुई है। किसी भी आतंकवादी संगठन को, उनको संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूटान से घोषणा की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हाई अलर्ट है। घनी आबादी वाला राज्य है। तमाम ऐसी संवेदनशील जगहें हैं, चाहे धार्मिक स्थलों की बात करें, चाहे सार्वजनिक जगहों की बात करें। उत्तर प्रदेश में सख्ती पूरी तरह से बरती जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई कोताही बरती न जाए और जहाँ जो जिस तरह की जरूरत है उसे पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है। सुरक्षा बल अलर्ट है, रेड अलर्ट है और चौकसी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं कोई घटना ना हो, इसके लिए पूरा देश और राज्य सरकारें सतर्क हैं। मैं इसे चूक नहीं कह सकता। सुरक्षा एजेंसियां बहुत अलर्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। इस पर कारणों पर जाएंगे, सरकार जांच करेगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर भी कार्रवाई। आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है दिल्ली धमाके को लेकर कि गुनाहगार किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी बात को अगर हम देखें तो हर बार जब उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिया है तो उसकी जो नियति रही है, उसका जो परिणाम रहा है, वो देश के दुश्मनों के लिए हमेशा ये कह सकते हैं कि विनाशकारी ही रहा है और शायद इस बार भी ऐसा ही देखने को मिले। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। काशी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मंगलवार सुबह से ही शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संकट मोचन मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस और बम निरोधक दस्ते तैनात हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से वाहनों और यात्रियों के सामान की गहन जांच की जा रही है। रात से ही अधिकारी संवेदनशील इलाकों में
सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से उनके पहचान पत्र की जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। स्टेशन परिसर और मंदिरों में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। रेलवे सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर में आते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से सटे देवरिया जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। दावा है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन क्या हकीकत भी वही है? हमारी टीम ने आधी रात को सड़कों पर उतरकर इसका सच जानने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में विस्फोट के बाद देवरिया पुलिस कितनी सक्रिय है, इसकी एक जमीनी हकीकत जानने के लिए हम रात के करीब 12 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, हम निकले देवरिया की सड़कों पर, यह जानने के लिए कि जिले की पुलिस वाकई कितनी सक्रिय है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, मगर देवरिया में पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आई। मुख्य बाजारों से लेकर चौक चौराहों तक सन्नाटा पसरा था, लेकिन गश्त करने वाले पुलिसकर्मी नदारद थे। देवरिया पुलिस जहां दिन में अपनी बहादुरी और चौकसी के दावे करती है, वहीं रात के अंधेरे में उसकी हकीकत कुछ और कहानी कह रही थी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो गया है। वहीं देवरिया में पुलिस प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर, जहां से ये पूरा देवरिया दिखाई देता है। उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की बात की जाए तो कोई भी पुलिसकर्मी दूर दराज तक नहीं दिख रहा है। पुलिस नदारद दिख रही है, इसलिए हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपकी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर कितना मुस्तैद रहती है, इसको देखने की जरूरत है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ हुए धमाके को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पुलिस पे भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। देवरिया पुलिस अभी भी गहरी नींद में सो रही है। इस समय हम ये टाउन हॉल का जो सुभाष चौक है वहां पे खड़े हैं, वहां के दृश्य दिखा रहे हैं। 11:30 हो रहे हैं इस समय, और अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी दूर दराज तक नहीं दिख रहा है। अब इस वक्त हम देवरिया के बस स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जैसे हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पुलिस प्रशासन को लगातार चेतावनी भी दिया जा रहा है कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, जिसको लेकर पुलिस हर चौक चौराहे पे मौजूद रहे, मुस्तैद रहे, जिसको लेकर देवरिया की पुलिस अब ये कहे कि गहरी नींद में सो रही है। चौक चौराहा पर कोई भी पीसीआर वैन नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। गोरखपुर ओवरब्रिज देवरिया बाईपास, जो देवरिया गोरखपुर बाईपास रोड है, उस जगह पे मौजूद हैं। रात्रि के करीब 12 बजने वाले हैं और ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक पुलिस बूथ बनाया गया है, यहाँ पे पुलिस कितना सक्रिय है इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस तस्वीर को भी दिखाइए कि पुलिस बूथ पे कोई पुलिस तैनात है कि नहीं तैनात है। दूर दराज की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कोई भी पीसीआर वैन हमारे कैमरे में कैद नहीं हो रहा है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसको लेकर हम लगातार चौक चौराहे पर जा रहे हैं और पुलिस की तलाश कर रहे हैं कि पुलिस अपने ड्यूटी पर कितना मुस्तैद है, क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरा यूपी हाई अलर्ट जारी है। देवरिया कस्या ओवरब्रिज के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह भी कोई पुलिसकर्मी मुस्तैद नहीं है। अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी न होने से अब आम जनता किस तरह से अपनी सुरक्षा महसूस करेगी। कोई भी महिलाएं रात्रि में निकलती हैं तो अपनी सुरक्षा कैसे महसूस करेंगी, ये कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं देवरिया पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जहां यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है, बल्कि देवरिया पुलिस अभी भी गहरी नींद में सो रही है।
एपीएन न्यूज अमित राजपाल, देवरिया। दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ गई है। अंबेडकर नगर जिले में भी सुरक्षा को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। अंबेडकर नगर पुलिस ने देर शाम से ही जिले भर के प्रमुख चौराहों, बस अड्डों और बाजारों में वाहनों की सघन जांच शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर होटल और गेस्ट हाउसों में भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहां रुकने वालों से भी पूछताछ की गई। अधिकारियों का कहना है कि अयोध्या की सीमा से सटे इस क्षेत्र में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। एसपी खुद फील्ड में उतरकर इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट के मद्देनजर अंबेडकर नगर पुलिस का यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा जनपद में हाई अलर्ट के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, धार्मिक स्थल और अन्य भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, सामानों की गहनता से जांच की गई और आमजन से सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। साथ ही जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, धर्मशालाओं, बाजारों आदि पर सतत निगरानी रखने, चेकिंग अभियान जारी रखने और गश्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया, क्षेत्र अधिकारी नगर दीपक चतुर्वेदी, प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढ़ी एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के हमीरपुर जिले में भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां पूर्व सांसद की स्मृति और श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया। शर्मा ने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार का शतक लगाने जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ से एक ताला भेंट किया गया है जिसे वह बिहार की जनता को देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े जा रहे चुनाव में हार के बाद उनके कार्यालयों में कोई नहीं बचेगा, इसलिए जनता उनके कार्यालयों पर ताला लगा देगी। शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह ताला कार्यक्रम का नहीं बल्कि उनके झूठ का ताला है। दिनेश शर्मा ने बिहार चुनाव को भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों पर परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 90 हार हो चुकी है और वह अपने नेतृत्व में हार का शतक लगाएंगे। विपक्ष पर एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। बिहार का चुनाव भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का एक तरीके का परिणाम होगा। और 14 तारीख को, कल तो मैं अलीगढ़ था, तो लोगों ने मुझे वहाँ पर अलीगढ़ का ताला भेंट किया। तो हमने कहा भैया 14 तारीख को ले जाके इस ताले को वहाँ की जनता को सौंप देना, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 90 हार हो चुकी हैं और वो हार का शतक बनाने वाले हैं अपने नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भाजपा कई कार्यक्रम करेगी। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती को भाजपा भव्य रूप से मनाएगी। स्वतंत्रता संग्राम, धर्म और संस्कृति की रक्षा को लेकर भगवान बिरसा मुंडा बड़ा काम किया है। 15 नवंबर को अनेकों कार्यक्रम, जिसमें जनजातीय कार्यक्रम में प्रत्येक कमिश्नरी में केंद्रीय मंत्री और सरकार के मंत्री के साथ
समाज के लोग मौजूद रहेंगे। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होगा और 12, 13, 14 नवंबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मना रहे हैं खजाची का जन्मदिन। नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में लगने के दौरान खजाची की मां ने दिया था खजाची को जन्म। अखिलेश यादव ने कहा, हम तब तक खजांची का जन्मदिन मनाएंगे जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। बीजेपी सोना इकट्ठा कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। चुनाव आयोग में एक भी पीडीए परिवार का व्यक्ति नहीं है। अयोध्या की वोटर लिस्ट में एक भी नाम साफ नहीं है। सोचिए और जगह क्या हालत होगी। 427 दिन पहले से बेईमानी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में ईआरओ उत्तर प्रदेश में एक भी पीडीए परिवार का आदमी नहीं है। 2027 का चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता है। 80 मेडिकल कॉलेज खुले हैं मगर कैंसर का इलाज नहीं दे पा रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर बीजेपी वाले खुश होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बर्बाद किए जा रहे हैं। सभी को न्याय तब मिलेगा जब बीजेपी यहां से हटेगी। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था। अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं। और ये सरकार झूठ पे चल रही है। सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहाँ आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है। और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चल रहा है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पढ़ने जा रहा है, कहीं आपके सवाल का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। बोर्ड पढ़ने जा रहा है कहीं, आप समझ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार देर शाम पुलिस और मेरठ एसटीएफ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान आसिफ और टिड्डा और दीनू के रूप में हुई। दोनों पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों की गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एसएसपी सतपाल आंतिल और मेरठ एसटीएफ के एएसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिससे दोनों अधिकारी बाल बाल बचे। घटनास्थल से पुलिस ने कारबाइन 30 बोर, 3 पिस्टल 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। मेरठ में रसीद नगर का रहने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा मूल रूप से ग्राम कलछीना थाना भोजपुर यानी कि गाजियाबाद का निवासी था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद उसने कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली और अपना गिरोह बना लिया। उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। टिड्डा कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा। टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे 65 मुकदमे दर्ज थे। वह 1 लाख का इनामी था, जबकि दीनू पर 50,000 का इनाम था। उस पर 35 मुकदमे थे। थाना कटघर में 27/9 को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यवसायी हाजी जफर, उन्होंने
आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने उनको धमकी दी है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था। इस क्रम में एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जनपदीय पुलिस ये लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे। इसमें माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू लिया गया था और एक अपराधी पर 1 लाख रुपए और दूसरे अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन अपराधियों की पहचान श्रावस्ती के भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर धर्मांतरण का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। आपको बताते चले कि इससे पहले इकोना में मीडिया ने धर्मांतरण की पाठशाला से पर्दाफाश किया था। वहीं इस बार पुलिस ने ईसाई मिशनरी के तहत धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर धर्मांतरण कर रहे लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कुछ नहीं हुआ था, हम यहाँ दुआ प्रार्थना कर रहे थे बाबूजी, और हमारी जाति धर्म को हम अपने जाति बिरादरी में कर रहे थे सर। हम किसी को भरमाया नहीं है और लोग हमें बोलते हैं कि आपने भरमाया है। हम किसी को भरमाया नहीं सर। हम अपने बिरादरी में दुआ प्रार्थना कर रहे थे सर, और अचानकी में पुलिस आई है, हमारे हमला करके चली गई। कह रहे हैं संबंध में हमारा धर्म है बाबूजी, हम यही करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं बाबूजी। हम फिर से हम जात के महावत हैं बाबूजी, और हम कहीं भी जाते थे हमारे गिलास में कोई पानी नहीं पीता था सर, और न हम किसी के थाली में खा सकते थे बाबूजी, न हमारे घर कोई आता था, न हम किसी के घर जाते थे, भीख मांगते थे, गली गली मारे जाते थे बाबू। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वह भगवान श्री राम मंदिर के 7 शिखरों पर ध्वजारोपण करेंगे। ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री केसरिया नायलॉन ध्वज, जिस पर ओम का प्रतीक अंकित होगा, फहराएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन भी करेंगे। मंदिर परिसर में इस समय सौंदर्यीकरण, पौधरोपण और आर्किटेक्चरल कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही संग्रहालय निर्माण की जिम्मेदारी आईआईटी चेन्नई की सहयोगी संस्था परिवर्तन को सौंपी गई है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत वाला यह एग्रीमेंट अपने अंतिम चरण में है। ध्वजारोपण कार्यक्रम को लेकर रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। रामनगरी अयोध्या का जिला अस्पताल इन दिनों अपनी संवेदनहीनता को लेकर सुर्खियों में है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज को बेड से बांधकर इलाज किया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि मरीज के हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह खुद खाना भी नहीं खा पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह दृश्य किसी तालिबानी सजा से कम नहीं है। इस मामले पर जिला अस्पताल सीएमएस राजेश सिंह का कहना है कि मरीज आक्रामक हो रहा था, इसलिए उसे बांधा गया, लेकिन यह तरीका सही नहीं था। सीएमएस ने कहा कि इससे जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में हमें कल पता चला है, तो वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त था और एग्रेसिव बहुत था, और साथ में कपड़े अपना फाड़ के फेंक दे रहा था। तो उस पर
जो किया, जैसे किसी ने बांधा लेकिन ये नहीं किया जाना था, उसको भी हम ये देखते हैं कि किसके निर्देश पे ऐसा किया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जांच बैठा दी। महोबा में खेत में खेलते समय प्यास लगने पर पानी पीने के दौरान 3 मासूम बहनों की कुएं में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। खेत में खेलने गई तीनों बहनों के देर शाम तक वापस घर न पहुंचने पर परिजनों द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। बेटियों के अचानक गायब हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस सर्च अभियान चला मासूमों की तलाश कर रही थी। तभी देर रात तीनों बहनों के शव खेत में बने कुएं में उतराते मिले। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। एक साथ 3 मासूम बहनों की मौतों से गांव में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर को बौद्ध भिक्षु संघ कुशीनगर के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर का निधन हो गया था। अब कुशीनगर में भदंत ज्ञानेश्वर की बरमी मंदिर से शव यात्रा निकाली गई। इसमें कई देशों के हजारों भिक्षु शामिल हुए। नगर भ्रमण के बाद भदंत ज्ञानेश्वर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बरमी मंदिर के पीछे बने समाधि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। 31 अक्टूबर को भदंत ज्ञानेश्वर के निधन के बाद श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।